Hello friends, welcome to Divika's Biology. Today we discuss NCERT question answer chapter 12 Mineral Nutrition. So first question is, all elements that are present in a plant need not to be essential to its survival. Comment. पहला क्वेश्चन है कि प्लांट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे उसके सर्वाइवल के लिए इसेंशियल नहीं है। इस पर हमें कमेंट करना है। Plants tend to absorb different kind of nutrient from the soil. However, a nutrient is inessential for a plant if it is not involved in the plant's physiology and metabolism. Plants soil से बहुत सारे nutrients को absorb करता है। वो nutrient जो plant के physiology और metabolism में involve नहीं होता है, वो element plant के लिए essential नहीं है। For example, plant growing near a radioactive site tend to accumulate radioactive metal. कोई plant radioactive sites के करीब grow हो रहा है तो plants के अंदर बहुत सारे radioactive metals accumulate हो जाते हैं। Similarly, gold and selenium get accumulated in a plants growing near mining sites. और mining sites के करीब जो plants grow हो रहे हैं उनके अंदर हम गोल्ड और सिलेनियम के एक्यूमुलेशन भी देखते हैं। बट दीज मेटल्स लाइक गोल्ड, सिलेनियम, रेडियोएक्टिव मेटल्स आर नॉट इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। However, this does not mean that radioactive metal, gold or selenium are essential nutrients for the survival of these plants. ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो जरूरी नहीं कि वो इसेंशियल हो प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई इज प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट सॉल्ट सो इम्पोर्टेंट इन स्टडी इन्वॉल्विंग मिनरल न्यूट्रिशन यूजिंग द हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स एक टेक्निक है जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल। हाइड्रोपोनिक टेक्निक में क्या करते हैं, हम एक प्यूरिफाइड वाटर लेते हैं, उसके अंदर मिनरल्स ऐड करके उसके अंदर अपना प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो बोला गया है कि हाइड्रोपोनिक टेक्निक में प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर यानी प्यूरिफाइड वाटर और मिनरल की क्या इंपॉर्टेंस है। हाइड्रोपोनिक इज द आर्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल। हाइड्रोपोनिक क्या है, एक टेक्निक है जिसमें हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल, यानी सॉइल में ना ग्रो करके हम उसको न्यूट्रिएटिव सॉल्यूशन में ग्रो कर रहे हैं। सिंस द प्लांट रूट्स आर एक्सपोज टू अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन, there are a chance that the concentration of oxygen and other minerals in the plant roots would reduces. अब जो प्लांट का रूट है बहुत ही कम एक्सपोज हो पा रहा है सॉल्यूशन के अंदर, तो जिसके कारण से उसके अंदर ऑक्सीजन और मिनरल्स की कमी हो सकती है। Therefore, in the studies involving mineral nutrition using the hydroponics, purification of water and nutrient salt is essential so as to maintain an optimum growth of the plant. अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा, मिनरल्स कम हो जाएंगे तो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो प्लांट की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर यानी एक प्यूरिफाइड वाटर होना चाहिए अच्छी सी क्वांटिटी में, और न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स भी अच्छी क्वांटिटी में हमारे पास होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन विद एग्जांपल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट, टॉक्सिक एलिमेंट्स एंड इसेंशियल एलिमेंट्स। हमें क्या क्या बताना है, मैक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट जो ज्यादा अमाउंट में क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स को, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो ट्रेसेस, इनको ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं और ये प्लांट्स के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। बेनिफिशियल जिससे बेनिफिट हो, टॉक्सिक एलिमेंट वो एलिमेंट्स जिसकी क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाती है या जिसकी क्वांटिटी क्या कर रही है प्लांट को में टॉक्सिसिटी कॉज करती है, वो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं। इसेंशियल एलिमेंट्स, तो सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, दे आर द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन अ लार्ज अमाउंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट को। दे आर प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन अमाउंट मोर देन 10 मिलीमोल पर kg ऑफ ड्राई वेट। Examples of macronutrients:
hydrogen, oxygen and nitrogen. Micronutrients, they required in traces or also called as trace elements and are present in a plant bodies in very small quantity. Example, amount less than 10 millimole per kg of a dry weight. Examples of micronutrients, cobalt, manganese, zinc, etc. Beneficial nutrients, they are plant nutrients that may not be essential but are beneficial to the plant. ये इसेंशियल तो नहीं होते हैं बट बेनिफिशियल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम आर द बेनिफिशियल टू हायर प्लांट्स. टॉक्सिक एलिमेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय अ प्लांट इन अ स्मॉल क्वांटिटी. जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स को. अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन, इनका अमाउंट थोड़ा भी ज्यादा होता है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या कॉज कर देते हैं? टॉक्सिसिटी प्लांट्स के अंदर. एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स, मैग्नीज इज प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट, इट इंड्यूसेस डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बाय interfering with their metabolism. Next is essential elements. These elements are absolutely necessary for the plant growth and reproduction. जो essential elements हैं वो किस किस के लिए जरूरी है? प्लांट ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए. The requirement of these element is specific and non replaceable. ये specific भी होते हैं और non replaceable होते हैं, यानी इनकी जगह हम कोई दूसरा एलिमेंट नहीं यूज कर सकते. They are further classified as macro and micronutrients. Question number 4. Name at least 5 different deficiency symptoms in plants. Describe them and correlate them with the concerned mineral deficiency. हमें क्या बताने हैं? 5 डिजीज बताने हैं जो एलिमेंट्स या इसेंशियल एलिमेंट्स की कमी के कारण प्लांट्स में होते हैं. The 5 main deficiency symptoms arising in a plant are: first, chlorosis; second, necrosis; third, inhibition of cell division; fourth, delayed flowering; fifth, stunt plant growth. तो सबसे पहले है क्लोरोसिस. क्लोरोसिस क्या है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल का लॉस हो रहा है विच लीड्स टू येलोइंग ऑफ लीव्स. इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम. क्लोरोसिस में क्या होता है? क्लोरोफिल का लॉस होता है जिसके कारण से लीव्स येलो हो जाते हैं. क्लोरोसिस किसकी कौन कॉज करता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम. जब इनकी कमी होती है प्लांट में तो प्लांट में क्या होता है? क्लोरोसिस डिजीज. सेकेंड है नेक्रोसिस. नेक्रोसिस क्या है? डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू, यानी प्लांट टिश्यू का डेथ हो जाना. किसके कारण से? डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम. इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाती है बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम. अगर नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी हो रही है तो क्या हो रहा है? सेल के अंदर सेल डिवीजन इनहिबिट हो जा रही है. डिलेज फ्लावरिंग. फ्लावर का डिले हो जाना मतलब लेट से फ्लावरिंग होना. इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम. Stunt plant growth is a result of the deficiency of copper and sulfur. Plant growth क्या हो रही है? Stunt. किसके कारण? Deficiency of copper and sulfur. हमने यहाँ पे देखा ना मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन भी हो रहा है. मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी डिलेड फ्लावरिंग भी हो रहा है. मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस भी हो रहा है. यानी एक एलिमेंट्स एक से ज्यादा डिजीज कॉज कर सकते हैं. एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी मोर देन 1 सिम्टम्स शो करती है प्लांट के अंदर. फिफ्थ क्वेश्चन कुछ इसी से ही रिलेटेड है. इफ अ प्लांट शोज अ सिम्टम विच कुड डेवलप ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मोर देन 1 न्यूट्रिएंट. हो गया. अगर एक प्लांट कुछ सिम्टम शो कर रहा है जो एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हो सकता है, हाउ वुड यू फाइंड आउट एक्सपेरिमेंटली? तो तुम कैसे फाइंड आउट करोगे कि इस स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की वजह से ये डेफिशिएंसी हो रही है? द रियल डेफिशिएंट मिनरल एलिमेंट. तो हम रियल किस एलिमेंट के कारण से ये सिम्टम शो हो रहा है, हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? टू आइडेंटिफाई द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट इन अ प्लांट, all the symptoms develop in a different part
must be studied and compared with the available standard table. हम क्या करेंगे कि डिफरेंट सिम्टम्स जो डिफरेंट पार्ट में हो रहे हैं उसका स्टडी करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है. 6th question, why is that in a certain plants deficiency symptoms appears first in younger part of the plant while in other they do so in mature organs. इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि प्लांट के कुछ पार्ट में जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले यंगर पार्ट में दिखते हैं एज कंपेयर टू मैच्योर ऑर्गन्स. तो इस क्यों और कैसे? सो प्लांट का वो पार्ट जो डेफिशिएंसी सिम्टम शो कर रहा है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो डेफिशिएंट एलिमेंट है, जिस एलिमेंट की कमी हो रही है वो कितना मोबाइल है, उसकी मोबिलिटी कितनी है. सो एलिमेंट सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, अगर हम नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम इसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो दे आर हाईली मोबाइल, ये बहुत ही मोबाइल हैं. These elements move from the mature organs to the younger part of a plant. तो ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, मैच्योर ऑर्गन से यंगर ऑर्गन पे जो न्यू डेवलप हो रहे हैं, न्यू ग्रोइंग होते हैं, उधर जाकर के ये ट्रांसफर हो जाते हैं बिकॉज दे आर हाईली मोबाइल. तो इस केस में क्या होता है कि द सिम्टम्स फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स फर्स्ट अपीयर इन द ओल्डर पार्ट ऑफ द प्लांट. अब वो मैच्योर से यंगर में न्यूली ग्रोइंग पार्ट में ट्रांसफर हो गए हैं, तो अब ग्रोइंग और यंगर पार्ट में तो डेफिशिएंसी नहीं होगी. अब किस में देखने को मिलेगी डेफिशिएंसी? वो देखने को मिलेगी ओल्डर पार्ट में. इसका मतलब अगर इसेंशियल एलिमेंट्स जो बहुत ही हाईली मोबाइल हैं उस केस में जो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है वो ओल्डर पार्ट में देखने को मिलती है, क्योंकि वो ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं. ठीक ऐसे ही कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो क्या है, इमोबाइल हैं, जो मोबाइल ही नहीं करते. फॉर एग्जांपल कैल्शियम, सल्फर. अब दीज एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द ओल्डर पार्ट ऑफ अ प्लांट. अब ये कैल्शियम, सल्फर ओल्डर पार्ट से यंग पार्ट में जाते ही नहीं है. तो इस केस में क्या होता है, जो डेफिशिएंसी है वो यंगर पार्ट में देखने को मिलती है. क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर द मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स. प्लांट्स मिनरल को कैसे एब्जॉर्ब करता है? तो यहाँ पे दो मेथड है, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट. ड्यूरिंग द इनिशियल फेज में क्या आ रहा है, एपोप्लास्ट. देयर इज अ रैपिड अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट. एपोप्लास्ट में क्या होता है, रैपिड अपटेक फ्रॉम सॉइल इनटू अ फ्री स्पेस ऑफ प्लांट. एपोप्लास्ट में फ्री स्पेस में मूवमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का. दिस प्रोसेस इज पैसिव, ये पैसिव प्रोसेस है, and is usually occur through the transmembrane protein and ion channels. एपोप्लास्ट क्या है, रैपिड अपटेक है, पैसिव मूवमेंट है. इन द सेकेंड फेज, वो तो इनिशियल फेज में एपोप्लास्ट में मूवमेंट हो गया. सेकेंड फेज और सिम्प्लास्ट में क्या हो रहा है, द आयंस आर टेकन स्लोली. आयंस रैपिड मूव नहीं कर रहे हैं, स्लोली कर रहे हैं. इनटू द इनर स्पेस. एपोप्लास्ट में फ्री स्पेस था, सिम्प्लास्ट में हम इनर स्पेस में मूवमेंट हो रही है ऑफ द सेल. This pathway generally involve the expenditure of the energy in the form of ATP. Question number 8. What are the conditions necessary for the fixation of atmospheric nitrogen by the rhizobium and what is their role in the nitrogen fixation? Question number 8 पूछ रहा है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए राइजोबियम को कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, और राइजोबियम का क्या रोल है नाइट्रोजन फिक्सेशन में. तो राइजोबियम क्या है, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो प्रेजेंट होता है रूट के नेड्यूल्स में. कौन से प्लांट है वो, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के नेड्यूल में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है और राइजोबियम एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है. द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द राइजोबियम टू कैरी नाइट्रोजन फिक्सेशन आर फॉलोज. कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम नाइट्रोजिनस एंजाइम होना चाहिए. प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन होना चाहिए. नॉन हीम आयरन प्रोटीन फेरोडॉक्सिन एज द इलेक्ट्रॉन कैरियर, यानी फेरोडॉक्सिन होना चाहिए एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर. कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एटीपी एंड लास्ट वन इज मैग्नीशियम आयन एज अ कोफैक्टर. दीज आर द रिक्वायरमेंट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द राइजोबियम symbiotic bacteria.
Rhizobium contains enzyme nitrogenase and a molybdenum iron protein that helps in the conversion of atmospheric free nitrogen into the ammonia. राइजोबियम के पास नाइट्रोजनस एंजाइम होता है और मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है जो हेल्प करता है एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने में. दिस इज द रिएक्शन. नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन 8 हाइड्रोजन प्लस 16 एटीपी. 2 molecule of ammonia is generated, hydrogen plus 16 ADP and 16 phosphorus is separated out from the ATP. The rhizobium bacteria live as a aerobes under free living condition but require an aerobic condition during the nitrogen fixation. Rhizobium bacteria कैसे रहता है? एक एरोब्स की तरह, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसे जरूरत होती है अनएरोबिक कंडीशन की, यानी वो कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट हो. क्यों? क्योंकि राइजोबियम के पास जो नाइट्रोजनस एंजाइम है वो हाईली सेंसिबल होता है ऑक्सीजन के लिए. तो ऑक्सीजन से नाइट्रोजन को बचाने, नाइट्रोजनस एंजाइम को बचाने के लिए ऑक्सीजन से इसके नोड्यूल में एक और चीज प्रेजेंट होता है. नोड्यूल क्या कंटेन करके रखता है? लेग हीमोग्लोबिन. और लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है? नाइट्रोजनस एंजाइम को ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करता है. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल? रूट नोड्यूल के फॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेप हैं? तो सबसे पहले क्या होगा? राइजोबियम बैक्टीरिया डिवाइड करेगी और कॉलोनीज बना लेगी. किसके पास? रूट हेयर्स के पास. ठीक है. और अटैच हो जाएगी रूट हेयर के एपिडर्मल सेल से. अब जैसे ही वो अटैच होगी तो रूट हेयर क्या हो जाएंगे? कर्ल. रूट हेयर ऐसे कर्ल बन करके, रूट हेयर ऐसे हुक बना लेंगे कर्ल होकर के. एंड इन्वेड बाय द बैक्टीरिया. और क्या होगा? बैक्टीरिया इसमें इन्वेड करने लगेंगे. आफ्टर इन्वेजन, जैसे ही बैक्टीरिया इसके अंदर जाने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? एक इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन हो जाएगा. आफ्टर इन्वेजन, फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड that carries the bacteria into the cortex of the root. इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होगा और ये इन्फेक्शन थ्रेड क्या करेगी? बैक्टीरिया को रूट के कॉर्टेक्स तक पहुंचा देगी. द बैक्टीरिया गेट मॉडिफाइड इनटू द रोड शेप्ड बैक्टीरियोड्स. अब बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? रोड शेप्ड बैक्टीरियोड्स में. एज अ रिजल्ट द सेल ऑफ द कॉर्टेक्स एंड द पेरिसाइकल अंडरगो डिवीजन. इसकी वजह से क्या होगा? जो कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल के जो सेल हैं वो डिवीजन में चले जाएंगे और लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल. और रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा. द नोड्यूल फाइनली गेट कनेक्टेड विद द वैस्कुलर टिश्यू ऑफ द रूट फॉर नाइट्रोजन एक्सचेंज. और नोड्यूल के जो फाइनली फॉर्म जो नोड्यूल है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा? रूट के टिश्यू से, ताकि वहां पर न्यूट्रिएंट एक्सचेंज हो सके. ये बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया. डिवाइड होकर के इन्होंने कॉलोनीज बना ली और रूट हेयर के एपिडर्मल सेल्स पे ये अटैच्ड हो गए. उसके बाद रूट हेयर कर्ल होकर के हुक बना लिया और बैक्टीरिया ने इसमें इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया, यानी इसके अंदर इन्वेजन स्टार्ट हो गया. जैसे ही बैक्टीरिया इसके अंदर जाने लगे तो क्या बन गया? एक इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म हो गया. ये इन्फेक्शन थ्रेड ने क्या किया? बैक्टीरिया को कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल के सेल्स तक पहुंचा दिया. जैसे ही ये सेल्स पेरिसाइकल और कॉर्टेक्स में पहुंच गए, ये बैक्टीरिया जैसे ही यहाँ पहुंच गए तो क्या हुआ? कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल के सेल्स में डिवीजन स्टार्ट हो गया. उसके बाद मैच्योर नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया. अब ये मैच्योर नोड्यूल ने क्या किया? रूट के टिश्यू के रूट के वैस्कुलर टिश्यू से कनेक्ट कर लिया ताकि न्यूट्रिएंट एक्सचेंज हो पाए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? इफ फॉल्स, करेक्ट देम. बोरोन deficiency leads to stout axis. True. Every new mineral element that is present in a cell is needed by the cell is false. इसकी एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे? जो सेकेंड क्वेश्चन था हम उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे. फर्स्ट क्वेश्चन था जो यहाँ पे हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे. जैसे एक प्लांट था, वो रेडियो एक्टिव साइट्स के करीब में ग्रो हुआ तो उसके अंदर रेडियो एक्टिव मेटल्स का अक्यूमुलेशन हो गया, बट वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं थे.
Nitrogen as a nutrient element is highly immobile. So answer is no, false. Nitrogen क्या है? Very highly mobile element. It is very easy to establish the essentiality of a micronutrients because they are required only in trace elements. तो आंसर है यस, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं. So this exercise is completed. Thank you for watching this video. If you like any part of my video, then please like and subscribe my channel. Thanks for watching.